नमस्कार। जय हिंद दोस्तों अगले सिर्फ 96 घंटे 96 आवर्स में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी डील पर बात होगी जो डिसाइड कर सकती है कि अगले 10 साल की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कहां शिफ्ट होगी। सवाल है, अमेरिका इतनी जल्दी में क्यों है। देखिए दोस्तों, 1 जून यानी 2026 की बात कर रहा हूं मैं। 1 जून 2026 में यानी आज चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच की लीडरशिप में एक हाई लेवल अमेरिकन ट्रेड टीम चुपके से दिल्ली में लैंड कर चुकी है। रूटीन में रिपोर्ट्स आपसे कहेंगी कि ये मीटिंग सिर्फ मार्केट एक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज बदलने के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है दोस्तों। व्हाइट हाउस को चाइना के मिलिट्री से भी चैलेंज है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट में उनका सबसे बड़ा कंसर्न चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है। और इसी कंसर्न की वजह से अमेरिका के जो टॉप नेगोशिएटर्स आज दिल्ली में बैठे हैं। सच ये है, दोनों तरफ अर्जेंसी है, ये तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते दोस्तों। लेकिन अमेरिका को ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर चाहिए और इंडिया को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लेकिन इस पूरे सेटअप में एक ऐसा ट्विस्ट है जो दोनों साइड्स ने अभी तक पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया है। देखिए दोस्तों, ऊपरी सतह में जो दिख रहा है वो पूरी पिक्चर बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल बिजनेस न्यूज आपको बुरा फंसाएगी ये बोलकर कि ये 4 दिन के जो मैराथन एक जो बातचीत हो रही है सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स पर चल रही है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये ट्रेड टीम दिल्ली में किसी कंज्यूमर मार्केट को ढूंढने नहीं आई है, ये लोग यहाँ एक सेफ्टी नेट बनाने आए हैं। पिछले 30 सालों से ग्लोबल ट्रेड का एक ही सिंपल रूल था, माल वहां बनाओ जहां सबसे सस्ता पड़ता है। और इसी अंधी दौड़ का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग एक ही देश के बॉर्डर में लॉक हो गई। और वो कौन सा देश था? वो था चाइना। सोचिए, कल सुबह चाइना की फैक्ट्रीज किसी वजह से कंप्लीटली बंद हो जाए, क्या अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक हफ्ते भी चल पाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। क्या उनकी टेक कंपनी का सेमीकंडक्टर सप्लाई नॉर्मल रहेगा या फिर उनकी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली रुक जाएगी? तो इसी रियल डेंजर का नाम है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। अमेरिकन प्लानर्स को अब समझ आ चुका है कि किसी एक जो देश पर ऐसी एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी उनके पूरे सर्वाइवल के लिए एक बड़ा रिस्क है। तो वो इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं और उन्हें इस नए ट्रेड नेटवर्क के लिए एक रिलायबल बैकअप भी चाहिए। तो लेकिन कहानी यहाँ यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट्स के पास इंडिया के अलावा भी ऑप्शंस थे, जैसे कि आपका वियतनाम, फिर मेक्सिको या इंडोनेशिया तक। फिर भी उन्होंने दिल्ली को अपनी टॉप प्रायोरिटी क्यों बनाया? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है दोस्तों। इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको किसी भारी भरकम किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल रूल है एसिमेट्रिक कंट्रोल। देखिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया ने सब कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बीजिंग की इस डिपेंडेंसी को एक वेपन की तरह यूज करेगा। जो देश रॉ मटेरियल्स, फिर आपका कंपोनेंट्स और असेंबली लाइंस को कंट्रोल करती है, वो जब चाहे किसी भी बड़ी पावर का इकोनॉमिक इंजन फ्रीज कर सकती है। तो अब अमेरिका इस कंट्रोल को तोड़ना चाहता है, तो वो पूरे ट्रेड को बंद नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट्स एक प्लान पर काम कर रहे हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, फिर कम्युनिकेशन हब्स और डिफेंस सेक्टर्स को जो है चाइना से निकालकर ट्रस्टेड देशों में शिफ्ट करना। तो इससे उनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोट अनकोट फ्रेंड शोरिंग वो कहते हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल हब में से एक बने, ताकि उनका जो डिपेंडेंसी रिस्क ड्रामेटिकली कम हो सके। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। देखिए, अमेरिकी ऑफिशियल्स जो प्लान पेपर पर लेकर आए हैं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में बैठे हमारे जो ऑफिशियल उससे बिना बदले साइन कर देंगे। ये भी तो है, ये नेगोशिएशन कोई दोस्ती का हाथ तो नहीं है, ये बिल्कुल जैसे कि एक कोल्ड बिजनेस डील है। तो अगर आपको लगता है कि अमेरिका का ये डर हवा हवाई है, तो एक बार
उन कंट्रीज की स्टोरी देख लीजिए जो इस ट्रैप में पहले से ही फंस चुके हैं। दोस्तों उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, ये एकदम रियल लाइफ है एग्जाम्पल, कि जर्मनी को लगता था रशिया की सस्ती नेचुरल गैस कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री इसी गैस पाइपलाइन पर सेट कर दी थी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, जियोपॉलिटिक्स बदल गया। जियोपॉलिटिक्स कैसे बदला? अब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो यूरोपियन यूनियन और यूरोप के सारे देश यूक्रेन के साथ चले गए। जब यूक्रेन के साथ चले गए तो रशिया ने सप्लाई लाइन जो है गैस की सप्लाई लाइन उसका वाल्व घुमाया। फिर क्या हुआ, जर्मनी की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज शॉक में आ गए। एनर्जी प्राइसेस रातों रात एकदम आसमां को छू गया। फिर जर्मनी के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जाइंट्स थे, उदाहरण स्वरूप उनका यहाँ BASF है, उनको जो ये अमोनिया प्लांट है उनको बिल्कुल बंद करना पड़ा। ये अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो उन्हीं के देश में लगा था, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट उनको रातों रात ओवरसीज शिफ्ट करना पड़ा। और वहां की जो सेंचुरीज ओल्ड मतलब पुराने कंपनीज रातों रात बैंकरप्ट भी हो गई है, क्योंकि उनके एनर्जी बिल उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। तो यूरोप को समझ आया है कि किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंसी कितनी डेंजरस हो सकती है। लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है। और एक स्टोरी आपको बताता हूं मैं। बात है आपका, ये साल था 2010। ईस्ट चाइना सी में एक छोटे से डिस्प्यूटेड आइलैंड के पास जापान ने एक जो चाइनीज फिशिंग बोट के जो कैप्टन को अरेस्ट कर लिया। तब तक दुनिया को लगा था कि ये एक सिर्फ छोटा सा बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन तभी क्या किया, बेजिंग ने जो है एक साइलेंट इकोनॉमिक वेपन चला है जिसने पूरी दुनिया के जो टेक एक्सपर्ट्स को हिला कर रख दिया। चाइना ने क्या किया, चाइना ने रातों रात जापान को होने वाली रेयर अर्थ्स जो मिनरल्स की सप्लाई पर एक अनऑफिशियल बैन लगा दिया। ये वो मिनरल्स हैं जिनके बिना आपका एडवांस्ड जो स्मार्टफोन नहीं चल सकता है और ना ही किसी फाइटर जेट का जो इलेक्ट्रॉनिक राडार सिस्टम बन सकता है। तो जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि उनकी पूरी इंडस्ट्री का जो पावर स्विच इनके सबसे बड़े राइवल के हाथ में था। उन्होंने रातों रात स्टेट फंड्स एलोकेट किए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढे और अपनी डिपेंडेंसी को जो ड्रास्टिकली उनको उन्होंने कम किया। तो यहाँ पे अमेरिका के हम बात करते हैं तो व्हाइट हाउस के जो पॉलिसी मेकर्स जो है इसी हिस्ट्री से डरे हुए हैं। ये इतिहास उनको पता है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर कल को आपके ताइवान स्ट्रेट में कोई ब्लॉक या क्राइसिस ट्रिगर हुआ तो उनकी जो पूरी सप्लाई चेन जो है सीवियरली डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो इसी जो है टिकिंग क्लॉक हम बोल सकते हैं, इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो भागे भागे अभी नई दिल्ली आए हैं। तो चलिए इस पूरे खेल के हिडन मोटिव को बिना किसी फिल्टर के देखते हैं। दोनों साइड्स का टारगेट क्या है? अमेरिकन ऑफिशियल्स का टारगेट सिंपल है, प्रोडक्शन सिक्योरिटी। उन्हें सेफ और आपका स्टेबल और नॉन हॉस्टाइल मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए जो उनकी इंडस्ट्रीज को बैकअप दे सके। उनका सबसे बड़ा लेवरेज है उनका कैपिटल यानी पैसा और आपका एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आईपी एक्सेस। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनके पास होता है तो वो एक्सेस। लेकिन उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट क्या है इस वक्त, उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं। और दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां से नेगोशिएशंस जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे कि भारत का कैलकुलेशन बिल्कुल इससे अलग है। भारत के जो बैठे हैं प्लानर्स, वो अमेरिका के इस प्लान में सिर्फ एक पैसिव असेंबली लाइन बनकर नहीं रहना चाहते हैं जहां पार्ट्स बाहर से आएंगे और हमें सिर्फ उसको असेंबल करके जोड़ते रहेंगे और उसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे। तो भारत जो है अब पश्चिमी देशों का जो उतावलापन या वेस्टर्न पैनिक जो है उसका लेवरेज अभी कर रहा है। भारत का कहना है अगर आपको हमारी जरूरत है तो टेक्नोलॉजी का कोर एक्सेस डायरेक्टली भारत को देना होगा, मतलब उसको ट्रांसफर करना होगा। और हमारे पास उनका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव टूल है। क्या है हमारे पास? सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव टूल है हमारा जो है विशाल एक जो है वर्किंग पॉपुलेशन और एक बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। तो अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। दोनों एक दूसरे को यूज करना चाहते हैं।
पर सवाल है कि कौन बेटर डील निकालेगा। तो यहां पर आपको एक ऐसी बात समझनी होगी जो इस पूरे जो कड़ी का सबसे बड़ा खुलासा है, और यही वजह है कि वॉशिंगटन की कैलकुलेशन में भारत एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक कैटेगरी है। देखिए, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स के पास दुनिया में बहुत सारे पार्टनर्स हैं। मैंने कहा, पहले भी कहा, जैसे कि आपके वियतनाम है, फिर मेक्सिको है, मलेशिया है, या यूरोप में पोलैंड। लेकिन अगर स्केल, फिर वर्कफोर्स, मार्केट साइज और जियोपॉलिटिकल लोकेशन को एक साथ देखा जाए तो भारत जैसा कॉम्बिनेशन वर्चुअली कहीं और नहीं मिलता है। तो अमेरिकन ऑफिशियल्स किसी छोटे आइलैंड या देश में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाकर अपने रिस्क कंप्लीटली डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते, और नहीं कर भी सकते। उन्हें एक ऐसी कंट्री चाहिए जहां अरबों खरबों डॉलर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को हैंडल करने का स्केल हो, और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से एक है, और हम हर साल 15 लाख से ज्यादा जो है इंजीनियरिंग अपने वर्कफोर्स में ऐड करते हैं। तो इसका साथ ही भारत जियोपॉलिटिकल रूप से इंडियन ओशन के उन ट्रेड रूट्स को डोमिनेट करता है जहां से आपकी पूरी दुनिया का माल गुजरता है। तो भारत ग्लोबल मैप पर अकेला एक ऐसा देश है जो उनकी इस रिक्वायरमेंट के हर बॉक्स पर टिक मार्क लगाता है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में बैठने वाले ट्रेड एनफोर्सर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब से लेके आपके आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से लेके विदेश मंत्री जयशंकर जी तक पता है कि इस डील के बिना उनका डीकपलिंग प्लान काफी स्लो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स के सामने एक बड़ा डेंजर जोन भी है। अगर भारत इस कॉर्पोरेट वेव को पूरा कैच कर लेता है तो हमारी टेक इकोनॉमी हमेशा के लिए अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन इसकी रियल कॉस्ट क्या होगी? भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम किसी एक ग्रुप का परमानेंटली हिस्सा नहीं बनते। हम पश्चिम के साथ ट्रेड भी करते हैं और यूरेशिया से सस्ता जो है कच्चा तेल भी खरीदते हैं। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल कंट्रोल का है। अगर कल अमेरिका और चाइना के बीच जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो क्या इंडिया दोनों के साथ साइमल्टेनियसली बिजनेस कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हमने अमेरिकन प्लानर्स के इस इकोनॉमिक नेटवर्क को एकदम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया तो हम उनके सप्लाई चेन में इतनी डीपली जो है उसके अंदर चले जाएंगे कि आने वाले किसी ग्लोबल क्राइसिस में हमारे लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा। तो भारतीय नेगोशिएटर्स को इन जो 4 दिन का जो ये विंडो है में यही बाउंड्री लाइन खींचनी है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, पर अपनी फॉरेन पॉलिसी पर किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए। देखिए, अगले 4 दिनों में चल रही स्पीड नेगोशिएशन से 3 रियलिस्टिक आउटकम्स या नतीजे निकल सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, जो सबसे ज्यादा लाइकली है वो है कि टारगेटेड प्रोग्रेस। देखिए, दोनों देशों के बीच एक इंटरिम अरेंजमेंट साइन होगा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेफ्टी पर रूल्स फाइनल होंगे और भारत बिना किसी सिक्योरिटी अलाइनमेंट के बड़ी टेक इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लेगा। ये पहला सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है मेगा ब्लूप्रिंट, जैसे कि जो दोनों देश सारे अपने डिफरेंसेस भूलकर एक जो है बड़ा एक मैसिव अलायंस फ्रेम करती हैं, जहां अमेरिकन कॉर्पोरेशंस और डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में पंप करती है और नई दिल्ली पूरे एशियन रीजन का मेन सप्लाई एंकर बन जाता है। ये दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है। दोस्तों, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो हो सकता है डेडलॉक भी हो सकता है। देखिए, अगर अमेरिकन ट्रेड टीम्स ड्यूटी कम करने पर ज्यादा प्रेशर बनाती है और फिर भारतीय ऑफिशियल्स अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए पीछे नहीं हटते, तो ये टॉक्स बिना किसी सिग्नेचर को उनके खत्म हो जाएंगे और ये जो कोट अनकोट फ्रेंड शोरिंग का पूरा मोमेंटम स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद इस मीटिंग का रिजल्ट आज हेडलाइन ना बनाए, लेकिन अगले 10 साल में दुनिया की फैक्ट्री कहां होंगी उसका ब्लूप्रिंट यही लिखा जा रहा है। ये तो तय है। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई देश किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। हर देश सिर्फ अपने सर्वाइवल और इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। आज अमेरिका भारत के पास किसी
दोस्ती के रिश्ते से नहीं, बल्कि अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के चलते आया है। तो और इस बार भारत अभी जो है एक स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि नेगोशिएट टेबल के सेंटर में बैठा हुआ प्लेयर है। असली ताकत किसी सिस्टम के पीछे चलने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना इंडिस्पेंसेबल बना देने में है कि आपके बिना कोई ग्लोबल चेन कंप्लीट ही नहीं हो सके। तो अगर आप इंडियन नेगोशिएटर होते तो आप अमेरिका से सबसे पहली डिमांड क्या रखते? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग? अपने कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।